इसरो को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कर चुका है और ये इसरो के लिए किसी कामयाबी, किसी सफलता से कम नहीं, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी थी। लगातार 2019 से कई देशों ने प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन इसरो का भेजा हुआ चंद्रयान सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सनत विश्वास। हमें स्पेस की जानकारी इन्होंने कल भी दी थी, आज भी हम इनसे बात करेंगे। कल आपने कहा था कि इस बार चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करेगा। आपको भरोसा है, इसरो को भरोसा था, देशवासियों को भरोसा था। अभी इस पल के हम सब साक्षी बने हैं। ये बताइए आप हमें, चंद्रयान 2 में क्या कमी रह गई थी जो इस बार नहीं थी? चंद्रयान 2 पे जो कमी थी कि रिडंडेंसी वो उतना ज़्यादा नहीं था। इस बार रिडंडेंसी बहुत ही ज़्यादा था। उसके साथ साथ जो मिशन लैंडिंग, पर्टिकुलरली लैंडिंग फेज कम्प्लीटली डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किया गया। पिछले बार क्या हुआ था कि देयर इज नो गोइंग बैक इफ समथिंग गोज रॉन्ग, पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये आपने देखा है लाइव पे कि थोड़ा टाइम होवरिंग हो रहा था। ये होवरिंग इसीलिए हो रहा था कि कुछ अगर कुछ गलत हो जाए तो करेक्ट हो सके। सो दैट इज वाई ये होवरिंग टाइम ले लिया था और उसके बाद लैंडिंग ठीक से कर दिया था। अच्छा प्रोफेसर, हमें ये भी समझाने की कोशिश करिए, लगातार लोग तो देख रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग और चंद्रयान वहां पर लैंड कर चुका है। अब जब वो साउथ पोल पर लैंड कर चुका है तो आने वाले दिनों में वो जो चंद्रयान वहां पहुंचा, विक्रम लैंडर वहां पहुंचा है, क्या कुछ हमें वहां से मिलने वाला है? क्योंकि कहते हैं साउथ पोल अब तक कोई पहुंचा नहीं था। हाँ, ये तो पहली बात है कि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया पहली बार साउथ पोल पे लैंड किया है। और साउथ पोल पे क्यों हमने चुना है, कि साउथ पोल क्यों जाना है, इंस्पाइट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चंद्रयान 1 और 2 मिशन ने कंफर्म किया था कि वहां पे पानी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, आइस, है ना। तो और उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ कुछ जगह है वहां पे जो परमानेंटली डार्क है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वोलेटाइल ऑब्जेक्ट्स लूनर सरफेस पे था वो जाके फ्रोजन होके रहा है। तो कुछ जानकारी हमें मिल जाएगा कि ये मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, मून कैसे क्रिएट हुआ था और सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ था, उसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये हमारा तीसरा प्रयास था। पहला प्रयास हमारा सफल रहा, दूसरा प्रयास भी सफल ही था, लेकिन एंड में लैंडिंग नहीं हो पाई और अब हमारा ये तीसरा प्रयास। हम 2008 से 23 तक में कितना बदले हैं? अगर बात टेक्नोलॉजी की हो, बात हमारे इसरो की हो, क्योंकि इसरो को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। शायद अब हम दुनिया भर में जैसे पहले नासा को जानते थे, अब इसरो को जानते हैं। अगर मैं बदलाव की बात करूं, इन कई सालों में बहुत बदलाव भी हुए होंगे जो आप लोगों ने करीब से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो बदलाव तो बहुत ही हुआ है। पहली बात है कि मुझे अभी याद है कि चंद्रयान 1 जब मिशन हो रहा था, मैं तभी अंडर ग्रेड था इनकी तरह, तभी तो तभी हमें बस पता चला न्यूज़पेपर पे कि हाँ ये हो गया है और ये है। इतना सारी जानकारी हमें नहीं था। चंद्रयान 2 के टाइम पे भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल रहा था। कुछ मिल रहा था कि आज लैंडिंग होगा ऐसा, पर इस बार आपने देखा ये जो लाइव में दिखाया है कि रियल टाइम पे एटीट्यूड कितना हो रहा है, वेलोसिटी कितना हो रहा है, डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, पोजीशन क्या है। ये टेक्नोलॉजी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हम ये रियल टाइम में देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कंट्रोल एल्गोरिदम्स है, एस्टिमेशन एल्गोरिदम्स है, उसका भी पिछले 10-15 साल से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसीलिए ये लैंडिंग का जो असफल होने का जो चांस वो कम होते गए। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि भारत में अब लोग धीरे धीरे रिसर्च और स्पेस की जानकारी उसके बारे में पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हैं। तो इसरो की इस कामयाबी से आने वाले दौर में जो बच्चे रिसर्च में जाएंगे या जो साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, उनके लिए आप कितना फायदा देखते हैं? ये तो बहुत ही फायदा है उनके लिए, ये तो इंस्पिरेशन है। तो चंद्रयान 1 जब मिशन जब हो रहा था, अगेन मैं हिस्टोरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो न्यूज़पेपर देख के हमें लगा था कि अभी तो इस पे पढ़ना चाहिए। तो वहां से मेरा इंस्पिरेशन मिला था। एंड आई होप देयर आर मेनी अदर साइंटिस्ट जो है वही मिशन से इंस्पिरेशन लेके स्पेस टेक्नोलॉजी पे गया है। तो
दैट कंटिन्यूड। अभी चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड होगा कि एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, और ये भी जानकारी मिले कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको ऑर्बिटल मैकेनिक्स जानना है। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हमें चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, हमें चाहिए सिविल इंजीनियर एज वेल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो सब कुछ सब इंजीनियर्स, बहुत से डिसिप्लिन का इंजीनियर्स मिलके ही एक मिशन सक्सेसफुल कर सकता है। तो हम नॉट ओनली फॉर द इंस्टीट्यूट एट IIIT दिल्ली बट एनी अदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं है, उनको तो मैं बताऊंगा कि डू नॉट लूज होप कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आप अगर एरोस्पेस नहीं पढ़े हो, आप अगर कंप्यूटर साइंस पे हो और मैकेनिकल पे हो, आप फिर भी एरोस्पेस पे काम कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये गौरव का पल तो है ही देश के लिए, इसके साथ ही तमाम उन बच्चों के लिए जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से प्रोफेसर ने हमें बताया कि अगर आप एरोस्पेस नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके पास मौका है कि आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और इससे देश के आने वाले युवा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आगे आने वाले दौर में करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं प्रतिभा मिलेगी, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। विजय अभिषेक के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।